एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, इसके बाद रशिया और जापान के बीच में एक टेरिटरी को लेके डिस्प्यूट हो रहा है और ये टेरिटरी है कुरिल आइलैंड्स की। तो यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्या इसके यूजर्स है। देन जो पैसिफिक ओशन का जो टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत भी ये मेंस आंसर राइटिंग से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो हम देख लेते हैं क्यूए न्यूज में है कुरिल आइलैंड्स क्या है, कहां पर ये है, डिस्प्यूट क्या है, देन दोनों नेशंस जापान और रशिया इस पे क्या क्लेम करते हैं, हिस्ट्री क्या रही है अब तक की, कब किसका कैसे अथॉरिटी थी इस पे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, नेचुरल इंपॉर्टेंस क्या है, देन वील सी द वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है, देन वील बी हैविंग आवर टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. So we are also having a mains practice question after that. So let's start. वाई न्यूज रिसेंटली जो कुरिल आइलैंड्स हैं, ये जापान और रशिया के बीच में ये जो डिस्प्यूट है, इसने रिसेंटली मोमेंटम गेन किया है. जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पिछले उस समय से, अभी रिसेंटली किया है. तो जापान में एक होप है कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर है, ये जापान को एक चांस दे सकती है कि जो जापान है वो जो डिस्प्यूटेड कुरिल आइलैंड्स हैं इनकी कंट्रोल ले सकता है. तो कुरिल आइलैंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये एक वॉल्केनिक आर्चिपेलागो है जो कि एज अ पार्ट ऑफ शखालिन ओब्लास्ट, जो रशिया का है फार ईस्ट में, उसके अंडर एडमिनिस्टर होता है. जो कुरिल आइलैंड्स हैं, ये एक चेन ऑफ आइलैंड्स हैं जो जापान का जो आइलैंड है होकाइडो सदर्न एंड पे, ये यहां पे लगते हैं, और रशिया कमचत्का पेनिनसुला जो है इस तरफ, ये इसके बीच में स्ट्रेच करते हैं. कुछ यहाँ पे पैरेलल भी आइलैंड्स हैं, वी विल सी देम. सो ये इनका है. हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, हियर आर कुरिल आइलैंड्स. ये यहाँ से जो रशिया का कमचत्का पेनिनसुला है और इधर जो जापान का जो आइलैंड है, ये इसके बीच में स्ट्रेस करते हैं. ध्यान रहे ये सी ऑफ ओखोस्ट और पैसिफिक ओशन, इन दोनों को सेपरेट करता है. ये आपको थोड़ा याद रखना है. इधर सी ऑफ जापान है तो रशिया इस पे डायरेक्टली क्लेम करता है. फिलहाल अथॉरिटी रशिया की है. तो आइलैंड जो है, ये जो सी ऑफ ओखोस्ट है, इसको पैसिफिक ओशन से सेपरेट करता है, हमने देख लिया. और ये 56 छोटे छोटे मिनी आइलैंड्स हैं, आइसलेट्स हैं. जो कुरिल आइलैंड है, इसमें ग्रेट कुरिल चेन है और साउथ वेस्ट एंड पर एक पैरेलल लेसर कुरिल चेन है. हम इसको देख लेंगे. जो आइलैंड्स हैं ये दे आर देमसेल्व्स द समिट ऑफ स्ट्राटो वोल्केनोज. जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, जो पैसिफिक प्लेट यहां पे आती है, ये पैसिफिक प्लेट है. पैसिफिक प्लेट इधर आके सबडक्ट होती है. सबडक्शन मतलब ये इसके नीचे जाएगी बिकॉज डेंसर प्लेट है, और ये एक लाइटर प्लेट है, तो ये इसके साथ जाके इसमें सबडक्शन होगा. अब जब सबडक्शन होगा, सबडक्शन हमेशा ओशियानिक क्रस्ट का ही होता है. सबडक्शन के बाद ये बेसिकली आपका मेल्ट करेगा. मेल्ट करने के बाद आसपास, इसीलिए आप यहाँ पे वोल्केनोज वगैरह भी देख सकते हैं इन इलाकों में. ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, तो यहाँ पे आपको वोल्केनोज भी देखने को मिलेंगे अगर सबडक्शन होता है तो यहाँ पे सबडक्शन होता है और यहीं कहीं आइलैंड ये इस तरफ बने हैं. सो हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो अलाइद वोल्केनो का है जो 7674 फीट पर है, जो अटलासोव आइलैंड पर है, जो नॉर्दर्न चेन पर एकदम है. जो कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, इसमें जो मोस्ट ऑफ जो कुरिल ये सब आर्कटिक है. वेजिटेटिव कवर रेंजेस जो है वो टुंड्रा नॉर्थ में, टू डेंस पर, और लार्ज फॉरेस्ट भी हैं लार्ज सदर्न आइलैंड्स पर. अब बात करेंगे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स की. तो रशिया जो 4 डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं वो हैं आपका शिकोतन, हाबोमाई, इतुरुप और कुनाशिर. ये जो 4 आइलैंड्स हैं, ये एक ग्रेटर चेन आ रही है और ये एक पैरेलल इधर चेन आ रही है. तो जापान कहता है कि ये जो 4 हैं, ये जो ग्रेटर चेन है उसका हिस्सा नहीं है, और ये मानता है कि ये बस यहीं तक रशिया का होना चाहिए. लेकिन रशिया जो है वो इनको यहां तक, इन 4 आइलैंड्स को भी क्लेम करता है. तो ये यहीं पर डिस्प्यूट है. तो कुरिल आइलैंड के डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे. इसको नॉर्दर्न टेरिटरी डिस्प्यूट भी कहा जाता है जापान में. ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जापान रशिया के बीच में ओनरशिप के ऊपर. जो 4 सदर्न मोस्ट कुरिल आइलैंड्स हमने देखे, ये 4. सो जो 4 आइलैंड्स हैं कुरिल चेन पे, ये बाकी आइलैंड्स की तरह जो डिस्प्यूट में नहीं है. ये एक्चुअली यूनिलेटरली इनको सोवियत यूनियन ने एनेक्स कर लिया था जब कुरिल आइलैंड का लैंडिंग ऑपरेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के लास्ट डेज में. वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आप कह सकते हैं
तो ये जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है रशिया एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, एज साउथ कुरिल डिस्ट्रिक्ट इसे कहा जाता है, और ये जो कुरिल डिस्ट्रिक्ट है ये सखालिन ओब्लास्ट का पार्ट है। ये जापान क्लेम करता है, जो इनको अपनी नॉर्दर्न टेरिटरीज की बताता है, या इनको साउदर चिशिमा वो बोलता है, और ये कहता है कि ये जो है ये नेमुरो सब प्रेफेक्चर ऑफ होकाइदो प्रेफेक्चर का एक पार्ट है। होकाइदो जो उसका सबसे ऊपर वाला जापान का जो आइलैंड है। अब हिस्ट्री अगर हम देखेंगे कुरिल डिस्प्यूट की, तो 1855 में ट्रीटी ऑफ शिमोदा हुआ था। इसमें जो कुरिल आइलैंड थे ये जापान को दे दिए गए थे, और जो बाकी के आइलैंड थे वो रशिया के थे। शाकलिन आइलैंड जो था ये जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चलता। देन अगेन 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पिट्सबर्ग हुआ। इसने जितने भी कुरिल थे जापान को वो एक्चुअली सीड कर दिए, और बाद में रशिया का जुरिडिक्शन सैकलिन पर हो गया। 1905 में जब रशिया की डिफीट हुई रशियो जापानीज वॉर में, तो जापान ने दोबारा से इनको कंट्रोल कर लिया। हियर यू कैन सी कि पहले ये आधा जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये रशिया का था, ये इधर आपका जापान का था, फिर कुछ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन था। 1875 में जो था ये बेसिकली ट्रीटी जो थी, इसने जो कुरिल्स था उनको सबको जापान को सीड कर दिया था, इन एक्सचेंज ऑफ शक्लिन जो था वो रशिया को दे दिया गया। तो ये सारा आप देख सकते हैं कि ये जापान के पास आ गया था इन द येलो कलर। लेटर ऑन 1905 में जब डिफीट हुआ तो जापान ने फिर इसको ये जो सदर्न शक्लिन था उसका भी इसने एक्चुअली एनेक्स कर लिया था। नाउ 1945 में जो सोवियत यूनियन था इसने पूरी जो ये कुरिल चेन है आप देख सकते हैं इसको उसने एक्चुअली ऑक्यूपाई कर लिया, और जो सदर्न शक्लिन था ये जो है आफ्टर डिफिंग ये जो इस तरफ था, एंड जो आफ्टर डिक्लेयरिंग द वॉर ऑन जापान ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, देन 1951 में जापान ने रिनाउंस किया अपने क्लेम को कुरिल्स को इन इट्स ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को विद द अलाइज। सोवियत यूनियन ने इसको साइन नहीं किया था, और जापान ने लेटर क्लेम किया था कि जो 4 सदर्न आइलैंड्स हैं ये कुरिल चेन के पार्ट नहीं है, और हमने जो रिनाउंस किया था वो कुरिल चेन को किया है। 1956 में सोवियत जापानीज जॉइंट डिक्लेरेशन ने डिप्लोमेटिक टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में वापस से रीस्टोर किया। तो ये डिस्प्यूट है। अब दोनों कंट्रीज का क्लेम क्या है, तो जापान की अपनी सॉवरेनिटी राइट्स हैं उस आइलैंड पे, वो कहता है ये कुछ ट्रीटीज उसको कंफर्म करती हैं, जैसे शिमोदा ट्रीटी है, 1875 ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ शाकलिन फॉर कुरिल आइलैंड्स है। शाकलिन रशिया को दे दिया था, कुरिल आइलैंड्स इन्होंने ले लिया था। ट्रीटी ऑफ सेंट पिट्सबर्ग हमने देखा। देन पोर्ट्समाउथ ट्रीटी है 1905 की, जो रशिया जापानीज वॉर 1904 के बाद हुई थी, जिसमें जापान जीता था, तो जापान ने एनेक्स कर लिया था। रशिया का क्लेम है, रशिया क्लेम करता है कि जो याल्टा एग्रीमेंट है 1945 का एंड पॉट्सडम डिक्लेरेशन है 1945, ये एज अ प्रूफ ऑफ सॉवरेनिटी है। जो सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी है 1951 की एक लीगल एविडेंस है कि जापान ने रशिया की जो सॉवरेनिटी थी उन आइलैंड्स पर इसको एक्नॉलेज कर लिया था। ट्रीटी के आर्टिकल 2 के अंदर जापान ने रिनाउंस कर दिए थे सारे आइलैंड और क्लेम जो थे कुरिल आइलैंड्स को लेकर के। अब इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, तो कुरिल आइलैंड्स एक सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्स बेसिकली होल्ड करते हैं, अबंडेंट फिशिंग ग्राउंड्स हैं, और इसमें पोटेंशियल ऑफशोर ऑयल और गैस रिजर्व्स भी हैं जो इनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बना देता है। रशिया ने स्ट्रैटेजिकली मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय कर रखे हैं इस रीजन में, जो वहां की मिलिट्री प्रेजेंस को और ज्यादा एनहांस करता है। आइलैंड की बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये, जो रशिया का प्लान है कि वो सबमरीन डेवलप करेगा, अमेरिका मिलिट्री यूज ना कर पाए उस एरिया में, ये उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आइलैंड्स एक कल्चरल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलरली जापानीज लोगों के लिए होल्ड करते हैं, और जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं होकाइदो में, दिस इज द होकाइदो। सो इन 4 आइलैंड्स को जापान कहता है कि ये जो लार्जर कुरिल चेन है इसके पार्ट नहीं है, जबकि रशिया ने इनको यहां तक एनेक्स कर रखा है। सो दिस इज द डिस्प्यूट। ये अलग अलग आप क्लेम देख सकते हैं, 1875 यहाँ, 1855 में यहाँ तक था, देन 1895 में यहाँ तक डिवाइड हो गया। वे फॉरवर्ड क्या है, जो साउथ कुरिल इश्यूज हैं ये खुद से रिजॉल्व नहीं होगा और इंक्रीजिंगली इररिलेवेंट होता जा रहा है जिस प्रकार से कंडीशंस हैं। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स जो हैं इन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। बट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट जो रिलेशंस होंगे रशिया जापान के बीच में, ये रिक्वायर करेंगे इस आइलैंड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओनली कंसीवेबल सॉल्यूशन जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए बिटवीन ऑफिशियल जापानीज पोजीशन कि वो चारों आइलैंड्स को ट्रांसफर हो जापान में, एंड द ऑफर मेड बाय द मॉस्को इन 1956। बेसिकली ये है कि
जापान की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो ये कहता है कि ये चारों आइलैंड्स ट्रांसफर होने चाहिए। एंड जो ऑफर जो है मॉस्को 1956 में जो ऑफर किया था, ये 2 आइलैंड्स ऑफर करेगा इनको, जो कि 7% ऑफ द टोटल टेरिटरी है। लीडर्स जो हैं दोनों कंट्रीज के, इनको बेसिकली दे मस्ट हैव इनफ सपोर्ट राइट टू मेक नेसेसरी कॉम्प्रोमाइजेस। रशिया को एक वो जो रशियंस की जो सोच है कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास हो, ये उसको छोड़ना चाहिए। और जो जापान की सोच है कि वो जितना ज्यादा चाहता है उसको थोड़ा सा कम रिसीव करना चाहिए, जितना वो मानता है कि वो रिसीव कर सकता है। बिकॉज रशिया अपने आप में एक बहुत बड़ा और बड़ी पावर है। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, with reference to the Kuril Islands, consider the following statements. The islands are claimed by the Japan but occupied by Russia. These are part of the Pacific Ring of Fire belt. Which of the statements given above are correct? One more question is there for you, that Hawaii Islands और Kuril Islands के formation में basic difference क्या है? क्योंकि इन दोनों के बीच डिफरेंस है, राइट? सो जस्ट ट्राई टू सर्च इट, और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है देन जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल टेल यू कि हवाई आइलैंड्स में और जो कुरिल आइलैंड्स हैं इनके बेसिकली फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक वगैरह से रिलेटेड है, आप थोड़ा सा देखिएगा, राइट? सो देन वी विल डिस्कस इट। Now we have our main practice question. The South Kuril Islands dispute is a telling symbol of poor bilateral relationship, and it can be solved within the context of fundamentally new strategic approach that can help the countries to in dispute to enhance their standing in the changing Asia Pacific region. Analyze this. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.